हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मतलब NaCl का सोल्यूशन, किसी एसिड का सोल्यूशन, किसी बेस का सोल्यूशन जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होता हो, है ना, आयन होते हो, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पानी डाल दें या उसको डाइल्यूट कर दें तो उसके कंडक्टिविटी पर, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कप्पा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई एक्सपेक्ट कि आपको फार्मूला अच्छे से याद हो गए होंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है? दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग 1 यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। फिर से सुनिएगा, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हैविंग 1 यूनिट वॉल्यूम। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम V। मतलब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम 1 यूनिट रहेगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 ml या 1 लीटर कुछ रहेगा, लेकिन 1 यूनिट रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वॉल्यूम इन्फिनाइट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ आयन मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन कितने रहेंगे? 1 मोल। तो ध्यान रखेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी और ये कंडक्टिविटी है। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्टिविटी पर किसी को डाइल्यूट करने से क्या फ़र्क पड़ता है समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, कंडक्टिविटी को मैं सबसे पहले लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंडक्टिविटी लिखा मैंने। आप समझिएगा, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया और यहाँ पर इस तरह का एक कंटेनर है, मान लीजिए ले लिया कि Na+ आयन और Cl- आयन, Na+ आयन और Cl- आयन है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है? यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितने हैं? नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? कुल 4 आयंस हैं, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव आयन हैं, 4 आयन है। अच्छा, वॉल्यूम कितना है भैया? वॉल्यूम 1 है। तो आपको याद होगा कि कंडक्टिविटी, देखिएगा, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ऐसा हमने पढ़ा है। जब देखिए करंट कैरियर ज़्यादा होंगे तो करंट जल्दी से आसानी से फ्लो हो पाएगा, आयन ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 4 हैं। वॉल्यूम कितना है? V है। अब हमने क्या किया, इसी में से थोड़ा सा और इसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया इसका, मतलब इसमें मैंने डाइल्यूट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, तो यही कंटेनर है, पहले पानी यहाँ तक था, अब मैंने पानी को यहाँ डाल दिया। अब आप देखिएगा, ये जो मैंने अलग सिंबल बनाया है, ये मैंने पानी बाद में डाला है, आप समझ रहे होंगे। पानी को मैंने डाल दिया तो क्या होगा, ये जो आयन है मतलब Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, देखिएगा ये आयन पूरे क्या हो जाएंगे? पूरे पानी में फैल जाएंगे। पहले बेचारे इतने में लिमिटेड थे, अब इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा सर, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ऑन डाइल्यूशन, ये एक एग्जांपल के लिए है, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इस कितने हो जाएंगे? 4। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2। देखिएगा, ये 1 और यहाँ से यहाँ 1 और, तो कुल वॉल्यूम कितना हो गया? 2 वॉल्यूम हो गया, दुगना हो गया। अगर 1 लीटर था तो 2 लीटर हो गया, मैंने दुगना कर दिया, ये समझने के लिए है। तो अब देखिएगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन रहेंगे बताइए? कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आयन अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आयंस। फिर से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या था कि नंबर ऑफ आयन और वॉल्यूम इतना था, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे बताइए? पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, यस, कुल आयन कितने हैं? 4 आयन है। वॉल्यूम कितना है सर? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयन यहाँ ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और यहाँ क्या होगा? नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जा रहे हैं। क्यों सर? पानी डाल दिया। अब आपने क्या किया, और डाइल्यूट कर दिया, इसमें 3 कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ाते गए आप। तो कंडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ध्यान से इसको लिख लेंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन।
किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो जाने से डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन का कम हो जाए तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाया करती है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन भी लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बस इसको अच्छे से ध्यान रखिए, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहा जाता है कि अगर उसमें पानी डाल दिया जाए, डाइल्यूट कर देंगे तो उसका कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि कंडक्टिविटी का डिफिनेशन यही कहता है। क्या होता है कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 यूनिट वॉल्यूम। चलिए, ये तो बात हो गई कि कंडक्टिविटी की। फिर हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ टर्म्स, जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने यूज़ किया है तो यहाँ ऐसा हो रहा है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे, फिर बाद में बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी को में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं पानी डाल दूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ डाइल्यूशन किस पर? ऑन मोलर कंडक्टिविटी। इसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम कहते हैं इसको। तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम के लिए है। एक्टिविटी के लिए क्या याद रखें? कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, लैम्डा एम के लिए क्या है? देखिएगा, लैम्डा एम का फार्मूला इटसेल्फ बताता है। क्या बताता है बताइए तो? कप्पा अपान सी। अगर कप्पा सीमेंस पर सेंटीमीटर में है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद हो, और ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटू 1000 कर देंगे, तभी क्या हो जाएगा? यस, तभी बन जाएगा। पूरा यूनिट किस में हो जाएगा? ये आंसर आएगा लैम्डा एम की यूनिट क्या हो जाएगी? बोलिए भाई, सीमेंस में आएगी और सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगी। चलिए ठीक है, ये इसके लिए है। आप देखिएगा यहाँ पर तो फार्मूला इटसेल्फ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका कंडक्टिविटी कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हमने समझ लिया है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आप समझिए कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है। चलिए, मैं मोलर कंडक्टिविटी को और डिटेल में समझूं, फिर से देखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन का उल्टा फर्क पड़ रहा है। चलिए, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग समझने की कोशिश करें, उसके पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें और आसानी से समझ में आएगा। यहीं पर मैं तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करता हूँ भाई। तो इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं। एक को आप कहा करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे होता है NaCl। NaCl को पानी में डाल देते हैं, यहाँ पर H2O में डालते हैं या किसी पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो Na+ और Cl- में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। आप समझिए, MgCl2 को पानी में डाल देते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल Mg2+ आयन और 2Cl- में टूट जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इनका अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अल्फा की वैल्यू 1 होती है, नियर अबाउट 1 होती है। सर क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं पानी में या पोलर सॉल्वेंट में जाने से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, या आप इसको हिंदी में लिख लीजिए 100% डिसोसिएशन ये शो करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक क्या करता है? ध्यान से देखिए, यहाँ जगह नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक क्या करता है? तो वीक को मैं वीक को थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा। देखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पानी में डिसोसिएट कम होते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जाएगा सर? जैसे देखिएगा, एसिटिक एसिड ले लेता हूँ मैं, HCN ले लेता हूँ मैं, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं आप। तो क्या करेगा सर ये? अरे भाई, पानी में डालेंगे ना इसको तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर 1 एरो किया था, 1 वे एरो होता है, यहाँ पर 2 वे एरो है। इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, क्या टूटेगा ये भाई? ये टूटेगा CH3CO- प्लस H+। चलिए, यहाँ पर मैं एक्वस लिख लेता हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पर इसकी अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। सर कैसे कम होती है?
आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C है तो शुरू में कितना रहेगा 0। कब? एट T इज इक्वल टू 0 से जब मैंने रिएक्शन शुरू किया तब कंसंट्रेशन इसका C है। और यहाँ पर एट टाइम इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब क्या हो जाता है C माइनस क्या हो जाएगा C माइनस सी अल्फा। जितना ही ये घटेगा उतना ही ये बनेगा, ये नियम है इसका। फिर से देखिए C है, C अल्फा क्यों लिखा मैंने, जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही ये बन जाएगा, उतना ही ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और आप समझिए यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं सर आप ऐसा, देखिएगा यहाँ पर ऐसा था, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से देखिएगा मिटा दिया मैंने। आप देखिए अगर मान लीजिए इसको मैंने 1 मोलर लिया है तो शुरू में कितना रहेगा, एट टाइम T इज इक्वल टू वो 0 रहेगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अरे इसका कंसंट्रेशन लगभग 0 बचेगा और सारा का सारा किसी आयन में टूट जाएगा। देखिएगा मतलब NaCl को पानी में डालने पर अगर 1 मोल ऑफ NaCl को 1 लीटर पानी में डाला है आपने तो 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन और 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन बन जाएगा। लेकिन अगर 1 मोलर सोल्यूशन मतलब 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में डाला है आपने, 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल इन 1 लीटर। अगर 1 मोल को 1 लीटर वाटर में डाला है आपने तो ये 1 मोल नहीं बनेगा। आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगर ये 1 मोलर है तो देखिएगा इसके 1 मोलर है, इसकी अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है तो यहाँ कितना बनेगा, ये 0.01 मतलब इतना होता है, इतना कम होता है समझिए 0। और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम क्या कहेंगे, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 100% डिसोसिएशन नहीं होगा इसका। 1 मतलब 5% से भी अभी तक देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन 5% से भी कम होता है। मतलब अगर 100 पार्टिकल इसके हैं तो 100 पार्टिकल में से केवल 5 पार्टिकल ऐसे हैं जो एसीटेट आयन और H+ आयन में टूट पाएंगे, 95 आयन इधर ही रहेंगे। मतलब रिएक्शन लाइज मोर टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, ये टूटेगा ही नहीं। आप समझिए ये चाइना की चीनी है, समझिए चाइना की बुराई नहीं कर रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये चाइना की चीनी है, इसको पानी में डालेंगे आप, सस्ती मिलती है, देखने में सुंदर भी है, पानी में डाल दिए तो टूटेगा ही नहीं, वो एज इट इज रखा रहेगा, बहुत कम पार्ट उसका घुलेगा। जब घुलेगा कम तो उसका स्वीटनेस भी कम रहेगा। मतलब आप अगर चाय बना रहे हैं तो चाइना की चीनी 10 चम्मच डालेंगे तो जितना स्वीटनेस आएगा उतना इंडिया की चीनी को अगर 1 चम्मच डाल देंगे तो उतना स्वीटनेस आ जाएगा। तो क्यों सर, क्योंकि ये पानी में इंडिया की चीनी आपने डाला चाय में तो पूरी तरह से घुल जाएगी, पूरा आयन पूरा अपना स्वीटनेस देगा। इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में डालने पर पूरा टूट जाते हैं आयंस में, कंस्टिट्यूएंट आयन में। लेकिन चाइना की चीनी वाले, जिसको मैं किसका नाम दिया हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने कहा है चाइना की चीनी। क्या सर, ये पानी में डालने पर पूरा टूटता ही नहीं है। 100 पार्टिकल डाले हैं तो उसमें से 5 पार्टिकल मुश्किल से, कभी कभी 4 पार्टिकल टूटेंगे। अब कितने पार्टिकल टूटते हैं वो डाटा आपको दिया रहेगा, लेकिन आप ये समझिए कैसे जानेंगे आप, अरे अल्फा की वैल्यू 1 से कम है तो समझ जाना कि पक्का वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए कोई ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। ये 0.99 भी हो सकती है, 0.999 हो सकती है, लेकिन अल्फा की वैल्यू लगभग 1 मानी जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट होते हैं, सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और जितने भी वीक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में डिसोसिएट ही नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, तो इसके पीछे, इसको बताने के पीछे मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, ये बताना था आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी में फर्क थोड़ा अलग अलग पड़ता है। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो क्या फर्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी में के लिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी समझते हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। भाई देखिएगा, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम V, मतलब इसका वॉल्यूम कितना भी क्यों ना हो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने होने चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ पर मैंने लिया है एक
इसका वॉल्यूम मान लीजिए अभी कितना है 1 है, तो इसमें Na+ और Cl- कुछ और भी आप ले सकते हैं, A+B- कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, है ना। चलिए ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया। इसमें कुल कितने आयन हैं देखिएगा, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं कुल, यहाँ पर मैंने 6 ले लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं इसमें पानी और मिला देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी पानी इसमें इतना था और अभी पानी मैंने दुगना कर दिया है, तो कुल आयन कितने हैं भाई, Na+Cl-, Na+Cl- और Na+Cl-। तो नंबर ऑफ आयन यहाँ कितने होंगे, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन वॉल्यूम कितना है, V है। तो देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी, यही मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी, तो अगर कहा जाए ये कंटेनर नंबर A है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कंटेनर नंबर A है और ये कंटेनर नंबर B है, तो B की मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, B का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। क्यों सर, डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयन तो पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। देखिएगा नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हुए हैं, लेकिन एक और बात है कि आयन को मूवमेंट करने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई है। सर क्यों, कुल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी थे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ही होता है कि द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, लेकिन यहाँ पर कंजस्टेड थे तो आपस में रेजिस्टेंस था। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डाइल्यूट करने से वॉल्यूम ज़्यादा मिल जा रहा है उनको मूवमेंट करने के लिए, तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हो गया। अगर इसी में मैं और कर देता हूँ सर, ये क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कर दिया है ना, मतलब यहाँ पर 1 वॉल्यूम था, यहाँ वॉल्यूम कितना था सर, यहाँ वॉल्यूम 2 था, ठीक है, और यहाँ वॉल्यूम कितना कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ आयन तो भाई उतने ही होंगे, लेकिन उनको फ्लो करने में आसानी ज़्यादा हो जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हालांकि ये आप इसके फार्मूले से भी बता सकते हो, कप्पा/C होता है इंटू 1000, है ना, कन्वर्जन की यूनिट आप ध्यान रखेंगे। अगर ये मोल किस में होना चाहिए, सीमेंस पर सेंटीमीटर में, और ये मोल पर लीटर में रहे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या होता है, डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। अच्छा, अब स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसमें क्या फर्क पड़ेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि चलिए ये तो बात हो गई कि मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूं और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी A-B-C से बढ़ती जा रही है। देखिएगा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। उन्होंने क्या देखा कि ये ग्राफ बनाया कि कंसंट्रेशन को यहाँ पर रखा, एक्स एक्सिस पर रखा, कंसंट्रेशन को रूट ऑफ कंसंट्रेशन रखा उन्होंने, और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी को रखा। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मोलर कंडक्टिविटी का, ये मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। ये सर यहाँ क्या लिख रहे हैं आप, अरे भैया ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मैंने मोलर कंडक्टिविटी को रखा, यहाँ पर कंसंट्रेशन। देखिएगा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब कंसंट्रेशन C है तब उसका मोलर कंडक्टिविटी कम है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये है ना। यहाँ पर वैल्यू 0 होगी कंसंट्रेशन की, आप समझ रहे होंगे। और मैं डाइल्यूट कर देता हूँ तो यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। आप ऐसे समझिएगा, क्या समझिएगा सर, कि देखिएगा अगर यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन लिख लेता हूँ और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी को लिख लेता हूँ, फिर से देखिएगा अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, ये किस में है सर, ये मोल पर लीटर में है, और मोलर कंडक्टिविटी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है, तो सर ये क्या हो जाएगा, आप देखिएगा क्या कर रहे हैं सर, ये अगर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, तब इसकी कंडक्टिविटी आती है 0.52 ऐसे आ रही है। अच्छा, अगर इसके कंसंट्रेशन को मैं और कम कर देता हूँ, मतलब डाइल्यूट कर रहा हूँ सर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0. कितना कर देता हूँ 0.9, इससे ये कम होता है, तभी क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा ये 0.53 हो जा रहा है। फिर से देखिएगा 0.08 कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, तब ये पढ़ के 0.0535 ऐसे हो जा रहा है। और अगर इसको मैं 0.07 कर देता हूँ तो 0.535 ही रहता है, मतलब डाइल्यूट करने से और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 0.06 कर दे रहा हूँ तो इसके मोलर कंडक्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये है किसी को डाइल्यूट करने से, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से उसके मोलर कंडक्टिविटी में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एक लिमिट तक ही। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पानी डालते जाओ तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और पता नहीं कितनी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी पानी डालने से, डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक। तो भाई साहब ने देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज तक, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यूज तक मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसा कंडीशन जब किसी सोल्यूशन की को डाइल्यूट करते जाएं और एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद अगर उसकी मोलर कंडक्टिविटी ना बढ़ती हो, इफ दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन डज नॉट इंक्रीजेज, ऐसे पॉइंट को, ऐसे सैचुरेशन पॉइंट को कहा जाता है क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखा जाता है लैम्डा एम नॉट, सिंबल में लिखा है लैम्डा एम के ऊपर नॉट लगा दिया है। तो ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है उस सोल्यूशन की। फिर से सुनिएगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने दे दिया है, तो ये मैक्सिमम इसकी कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने से बढ़ती जाएगी। लेकिन कितना बढ़ेगी? अरे भाई कुछ लिमिट होगा ना कि ये वैल्यू 0.52 है, 5 से कितना बढ़ता है? 500, 0.5 से 5 कितना बढ़ेगा? भाई ये लिमिट होना चाहिए ना। हाँ, उसका लिमिटेशन उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कम है, डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा लाइन बनाया है, तो लाइन देखा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी सर? अरे भाई डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती तो जा रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर के बाद वो बढ़ती नहीं है। उसी को कहा गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक सिंपल लैंग्वेज हम क्या कहेंगे? व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? तो एक लाइन इसको लिख लेंगे कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर से सुनिएगा कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा? कितना ही पानी डाल दो आप ऐसा। इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होगा कि पानी डालते जाइए आप और उसको डाइल्यूट करते करते आप ये देखें कि उसका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ ही नहीं रही है, उतने पर कांस्टेंट हो गई है। तो वही पॉइंट कहलाएगा उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वाला पॉइंट कहलाएगा इनफिनाइट डाइल्यूशन। यही इसका इनफिनाइट डाइल्यूशन है ना। और डाइल्यूट करते जाएं आप, उसकी मोलर कंडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस, किसके लिए था ये? इट इज फॉर, यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर, लिख लीजिएगा भाई फॉर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था ये डाटा, है ना। उन्होंने देखा कि कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। यस, इसी लाइन को उन्होंने एक्स्ट्रा यहीं पर डाटा निकाला था, फिर उन्होंने इसको आगे खींच दिया। अब जहाँ पर ये लाइन इस मोलर कंडक्टिविटी को टच कर रही है, इसी पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया। इस पॉइंट का नाम क्या दिया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी मोलर कंडक्टिविटी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaCl लिया है या KCl लिया है, कुछ भी लिया है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर किया रहा होगा। तो उन्होंने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी NaCl की डाइल्यूट करने से बढ़ती तो है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है, और उसी को नाम दे दिया गया क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस तरह का मुझे मिला NaCl हो सकता है। इसके लिए एक इक्वेशन हम फॉलो करते हैं, हालांकि इसको डिराइव किया जा सकता है y = mx + c से, लेकिन मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ लैम्डा m y एक्सिस पर है, और क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा m नॉट माइनस a इज कांस्टेंट और c⁻⁻⁴ इनवर्स। जल्दी से सबका मतलब लिखते हैं हम लोग। लैम्डा m क्या है सर? बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी है उस सोल्यूशन की, है ना, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, है ना। और लैम्डा m क्या होगा सर? लैम्डा m नॉट, लैम्डा m नॉट क्या होगा? इतना यहाँ से यहाँ की वैल्यू है। ये क्या है सर? ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए क्या है सर? यस, ए क्या है? ए इज कांस्टेंट। देखिएगा, जिस ए की वैल्यू डिपेंड करती है, विच डिपेंड अपॉन किस पर? यस, डिपेंड अपॉन कैसा भाई? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे सर? ये कैसे हो सकता है? फिर से समझिएगा, देखिएगा क्या हो सकता है। ए की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा, जैसे KCl है ना, और NaCl है, इसको क्या कहते हैं? ये 1 आयन देगा, ये 1 केटायन, मतलब इसको कहा जाता है 1 आयन, इसको कहा जाता है 1 आयन। तो ए की वैल्यू इन दोनों के लिए 1 आयन होगी, समझिएगा, है ना। इसके लिए है कैसे सर? फिर से देखिएगा, अगर मैंने दिया है MgCl2 तो इसमें क्या होगा? बोलिए, इसमें कितना चार्ज है? यस, यहाँ पर चार्ज हुआ करता है
+2 चार्ज और इसमें कितना होता है माइनस। इसको 2 1 इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। MgCl2 क्या कहते हैं 2 1 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब चार्ज के हिसाब से लिखा जाएगा। तो ए की वैल्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है भाई। आपने लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, तो ये भी कहलाएगा 2 1 इलेक्ट्रोलाइट। इसमें पॉजिटिव चार्ज 2 और इसमें 1। अगर 2 1 टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए ए की वैल्यू वही रहेगी। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है, आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए लिथियम क्लोराइड, तो 1 1 इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसके लिए भी ए की वैल्यू वही रहेगी। क्यों सर? क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसका भी चार्ज 1 है, इसका भी चार्ज 1 है ना। जैसे AlCl3 ये क्या है सर? यस, तो ये कैसा है 3 1 इलेक्ट्रोलाइट है ये। क्यों सर? इसमें +3 चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है। तो कहने का मतलब है 3 1 इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सॉल्ट जिसमें जो 3 1 टाइप के होंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जल्दी बताओ भाई आप लोग। यस, आप लोग ये बताओ मुझे कि MgSO4 ये कैसा होता है? ये 2 2 टाइप का है सर। क्यों है? अरे इसमें +2 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है, तो इसको +2 चार्ज कहते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होगा? चाहे आयन चेंज भी कर दो तब ये 2 2 इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया है सर? कि ए क्या है, एक चीज छूट गया है। क्या छूटा है? देखो तो λm m0 ए हो गया। सी क्या है सर? सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है, ध्यान रखेंगे भाई। इट इज मोलर कंसंट्रेशन। किसका? कंसंट्रेशन ऑफ किसका भाई? इलेक्ट्रोलाइट का है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ती, लेकिन बढ़ती जाती है। चलिए समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क पड़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही लाइन में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी ले लेता हूँ और एक्स एक्सिस पर √C है ना, रूट ऑफ कंसंट्रेशन ले लेता हूं। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, क्या देखा गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डाटा आ रहा है कुछ इस तरह का आ रहा है। डाइल्यूट करने से, कंसंट्रेशन कम करने से उसका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक लिमिट के आने के बाद एकाएक बढ़ने लगती है। मतलब फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वो क्या हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी के पैरेलल ये लाइन हो जाती है। फिर से सुनिएगा कि डाइल्यूट करने से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। हमने कहा था भाई एसिटिक एसिड जो आयन कंप्लीटली डिसोसिएट ना होते हो, इसके लिए अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 हुआ करता है। 5% से भी कम डिसोसिएशन हुआ करता है इनका। तो हमने क्या समझा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। फिर से सुनिएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखेंगे, जो वहां पर भी हो रहा था। लेकिन यहां पर उसमें क्या डिफरेंस है भाई, ये सोचिए आप। अरे भाई अगर आपको याद हो तो वो लाइन कुछ ऐसी आती है। अभी कभी भी λm और यहाँ पर √C ऐसा कोई ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो पक्का है कैसा है सर ये? यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका फार्मूला काम करेगा, स्ट्रेट लाइन फार्मूला काम करेगा। λm = λm0 AC⁻⁻² 1/2। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला वीक इलेक्ट्रोलाइट में काम नहीं करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों को एक ही ग्राफ में भी ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखेंगे कि जैसे मैंने लिया, मान लीजिए CH3COOH है, आपने इसको पानी में डाला और ये क्या बनेगा? ये बनेगा CH3COO- और यहाँ क्या बनेगा सर? H+ बनेगा। यस, अब देखिएगा एट टाइम t = 0 इसका कंसंट्रेशन कितना था? C था। और यहाँ शुरू में कितना रहेगा? ये 0 रहेंगे। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा? जितना ये घटेगा उतना ही ये लोग बन जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था, है ना। ये λm तो उसके लिए था, किसके लिए था भाई? इसके लिए है, λm है। अच्छा, एक मजे की बात देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि K क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो यार। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3COO- और यहाँ क्या हो जाएगा? H+। और रिएक्टेंट क्या है? यस, दैट इज CH3COOH। और इसका मोलर कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ रख
देता हूँ CH3, देखिएगा एट इक्विलिब्रियम के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 की वैल्यू क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा अपान क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा C माइनस C अल्फा। देखिएगा इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर C में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा C, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। फिर से देखिएगा इसमें से C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा बचा, इस C से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा सर, फाइनल इक्वेशन बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। ये किसके लिए है, देखिए इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा आएगा आंसर। मतलब ये है कि Ka की वैल्यू आप यहाँ इस तरह से निकाला करते हैं। अच्छा, Ka की वैल्यू को पता करने के लिए मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा को निकालने का हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे सर, फिर से देखिएगा, अल्फा निकालने के लिए एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपान लैम्डा एम नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए ये क्या है सर, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है सर, यस मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको अल्फा मोलर कंडक्टिविटी पता है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, तो आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से सुनिएगा, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखिएगा ये एक तरह का एप्लीकेशन है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूट करने से, कि अगर ये दोनों पता है तो अल्फा निकाल सकते हैं। और एक बात है, अगर अल्फा पता है तो आप के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सोचिए, अपने सोचिए। सी क्या है, सी इज कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अल्फा क्या है सर, अल्फा वहाँ से निकाल आएगा उस इलेक्ट्रोलाइट का। अच्छा, और अल्फा की वैल्यू में को वहाँ से यहाँ रख देंगे तो के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो यू कैन कैलकुलेट अल्फा, और अल्फा पता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसका, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं, कभी कभी वो लोग अल्फा दे देते हैं, लैम्डा एम दे देते हैं, लैम्डा एम नॉट निकालना होता है, या इन दोनों को दे देते हैं ये निकालना होता है, या ये दोनों दे देंगे ये निकालना होगा। तो आपको इस तरह के रिलेशन को ध्यान रखना है। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ा कि डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हमने ये भी पढ़ा कि मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ हमने ड्रॉ किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है डाइल्यूट करने से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी में। चलिए अगले क्लास में हम लोग थोड़ा और समझेंगे कि कोहलराउस लॉ क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसी आयंस का मोलर कंडक्टिविटी और कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग कोहलराउस लॉ यूज़ करते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर चलिए ठीक है, तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।